नमस्कार, मैं संगीता पार्ट 2 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करने आए हूँ। अब तक आपने देखा कि +5 फाउंडेशन स्टेज क्या है, +3 जो आपका प्रिपरेटरी स्टेज है वो क्या है, और अगेन +3 यानी कि आपका मिडिल स्टेज क्या है और क्या क्या सारी चेंजेस है। अब आप देखोगे कि +4 जिसको हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं उसमें क्या सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कॉलेजेस में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या कुछ चेंजेस हुई है। तो चलते हैं। लास्ट जो है +4 इसको हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, जिसमें 9th 10th और 11th 12th इंक्लूड है। 9th 10th 11th 12th सेकेंडरी स्टेज ये काफ़ी अलग है। अब जब हम बात कर रहे हैं इस टाइम एट प्रेजेंट जो हमारी पॉलिसी है, बच्चा जो है साल में टोटल उसके जो है मार्क्स लिए जाते हैं, बच्चा एग्ज़ाम देता है पूरी साल और फिर वो जोड़ा जाता है। और अब जो आएगी एजुकेशन पॉलिसी में उसमें जो है बच्चा सेमेस्टर्स देगा, यानी कि 6-6 महीने में एग्ज़ाम होते रहेंगे। तो एक ये नई चीज़ है। दूसरा, अब कोई फिक्स्ड स्ट्रीम नहीं है, जैसे कि अब होती है कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, पीसीबी, पीसीएम, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं रहेगी। बच्चा अपने टेस्ट के हिसाब से, उसकी अपनी पसंद के हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज़ करेगा। सपोज़ कीजिए कि कोई बच्चा है उसे जो है बायोलॉजी पढ़नी है, पर बायोलॉजी के साथ वो ज्योग्राफी भी पढ़ना चाह रहा है और ज्योग्राफी के साथ वह अकाउंटेंसी भी लेना चाह रहा है, तो वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। इट्स अ कंप्लीट खिचड़ी, पर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चा अपने पसंद के हिसाब से पढ़ पाता है, तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। और एग्ज़ाम 6-6 महीने में होते रहेगा। पहले क्या होता था कि साल में एक बार एग्ज़ाम होता था, तो बच्चा क्या करता था, साल के आखिरी में जा कर के बिल्कुल जनवरी में बहुत सीरियस हो जाना है और बिल्कुल दबा के लास्ट के 2 महीने में पढ़ के रिजल्ट दे देना, और पूरे साल वो सीरियस नहीं होता था। अब उसे पूरा साल सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि हर 6 महीने में उसको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना होगा। तो अब वो दे रहा था 4 एग्ज़ाम 9th 10th 11th 12th में 4, पर अब वो कितना देगा, आने वाले जो पॉलिसी है उसमें वो देगा 8 एग्ज़ाम, यानी कि हर साल उसको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे सीरियस हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात ये है। फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी बात की गई है। फॉरेन लैंग्वेज जो है पढ़ाई जाएगी, फॉरेन लैंग्वेज वो चूज़ कर पाएगा। एक ये बहुत अच्छी बात है कि फॉरेन लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है असेसमेंट जो होगा, जो हम रिज़ल्ट है वो थोड़ा बदल जाएगा। अब जो रिज़ल्ट है हम टीचर्स देते हैं, हम डिसाइड करते हैं, हम कॉपी चेक करते हैं और देते हैं। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, इसमें बच्चा खुद को असेस करेगा, यानी कि सेल्फ असेसमेंट भी होगी। और ये कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि आफ्टर ऑल जब बच्चा ग्रेजुएशन लेवल पे आता है तो उसे पता चलता है कि उसने कहाँ कहाँ गलतियाँ की और कौन सी उससे गलती हुई, और एट फ्यूचर उसको वो गलती नहीं करना है। तो अगर हम बचपन से ही बच्चे को ये सिखाए कि बेटा सही आकलन करो, अपने आप को समझो कि कहाँ तुम्हारी कमजोरी है, और ये वो बेस्ट इंसान है, उसको समझ में आना चाहिए कि वो कहाँ गलती करेगा। तो एक ये असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट पाई है। इसके अलावा जो है एक और असेसमेंट है, रिजल्ट में ऐड होगी, उसको कहा गया है पीयर असेसमेंट, यानी कि पूरी कक्षा से भी पूछा जाएगा, सारे बच्चों से पूछा जाएगा कि फलाना बच्चा कैसे पढ़ता है। तो सब फिर उसको, उसके जो दोस्त होंगे, उसके जो क्लासमेट्स होंगे, वो उनको नंबर देंगे। तो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि बच्चा डे फर्स्ट से लोगों के साथ इंटरेक्टिव रहेगा, उसकी जो इंटरपर्सनल स्किल है वो अच्छी हो जाएगी, है ना कहीं आपस में कैसे बात करना है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, लड़ाई झगड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर इससे मैं गलत बोलूँगा या इसके साथ अच्छा से नहीं बना के रखूँगा तो ये मुझे मार्क्स नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं पर्सनल स्किल बहुत अच्छी तरह से ग्रूम्ड होके आएगी। एक बहुत अच्छी बात है। क्रिटिकल थिंकिंग को भी सेकेंडरी स्टेज में ऐड किया गया, जो कि बहुत सही चीज़ है। बच्चों को 9 से ही पढ़ाया जाएगा कि क्रिटिकली उसे सोचने की ज़रूरत है। पहले बच्चा रट्टाफिकेशन करता था कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की तो स्वतंत्रता मिल गया, सो एंड सो, लेकिन अब वो सोचेगा कि अगर गांधी जी दांडी यात्रा नहीं करते तो क्या होता।
तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग करना, क्योंकि जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है कई तरह के स्ट्रेस आने लगते हैं। उस समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जो है समझने की कोशिश करेगा, उसकी रूट्स को पकड़ने की कोशिश करेगा बजाय रट्टा मारने की, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये थी स्कूल्स की, यानी कि 15 साल बच्चा स्कूल में कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। अभी भी बच्चे को 15 साल लगते हैं, नर्सरी LKG UKG से 3 साल ये और 10+2 15 साल अभी भी बच्चा दे रहा था। और 15 साल जो है आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसमें भी बच्चा 15 साल देगा। तो ये तो था स्कूल का। अब कॉलेज कैसा होगा, अब इसके लिए भी तरह तरह की बातें हो रही है। तो कॉलेज में भी मैं आपको बता दूं टोटल 5 साल में ही बच्चा जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। 5 साल में चेंजेस क्या है? चेंजेस ये है कि ग्रेजुएशन पहले 3 साल बच्चा पढ़ता था और फिर उसे ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री सर्टिफिकेट मिलती थी। अब थोड़ा सा उसमें इम्प्रोवाइज किया गया है, हर साल के एक उसको डिग्री दी गई। जैसे सपोज कीजिए कि अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है तो वो सर्टिफिकेट दिए, मतलब उसकी जो लिखी जाएगी वो सर्टिफिकेट कोर्स हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट कोर्स के बाद यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ओके। उसके बाद दूसरा जो साल वो पूरा करेगा तो उसको कहा जाएगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ओके। पहला सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पहला साल पूरा तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, दूसरा साल पूरा करेगा तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा, तीसरा साल जब वो पूरा करेगा तो ग्रेजुएशन डिग्री, और चौथा साल जब वो पूरा करेगा तो ग्रेजुएशन रिसर्च। तो अब आप सोच रहे होंगे कि तो क्या BA BCom BSc ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रीम्स तो था ही नहीं ना क्लास 9th ऑनवर्ड्स। तो बच्चा अपने हिसाब से चीज़ें पिक करेगा और 4 साल का होगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि किसी वजह से अगर बच्चा फर्स्ट ईयर के बाद नहीं पढ़ पाता है तो उसका वो 1 साल का पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगा। अगर वो किसी वजह से सेकेंड ईयर में छोड़ता है तो भी उसका वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उसको हर 1 साल के हिसाब से उसको सर्टिफिकेशन दी जा रही है। पहले सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन, फिर डिप्लोमा ग्रेजुएशन, फिर डिग्री ग्रेजुएशन, तो इस तरह से फिर रिसर्च ग्रेजुएशन। अच्छा, अब जो है आप बोलोगे कि जी ग्रेजुएशन तो 4 साल ही मैडम आप कह रहे हो, तो कौन से ग्रेजुएशन में बच्चा जाकर के जॉब के लिए अप्लाई करेगा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई करेगा? तो जॉब अप्लाई करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप डिग्री कोर्स के बाद कर सकते हो, यानी कि 3 साल जैसे ही आपका पूरा होता है तो आप किसी भी जॉब के लिए या किसी भी कंपटीशन के में अपने आप को अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका ग्रेजुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम आगे चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि BA BCom BSc सब खत्म, इसी तरह MA MCom MSc सब खत्म। अब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो बच्चा 4 साल तक ग्रेजुएशन करेगा, यानी कि रिसर्च तक जो ग्रेजुएशन करेगा उसकी सिर्फ 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। और जो बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कॉम्पिटिटिव या फिर जॉब के लिए 3rd ईयर में ही चला जाएगा तो वो बच्चा जो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी वो 2 साल की होगी। MPhil पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, किसी तरह की MPhil होगी ही नहीं, सीधी डायरेक्ट PhD होगी। और PhD जो है आपकी अभी जैसे चल रही है 4 साल की होगी। तो ये कहना कि बिल्कुल कॉलेज का सिस्टम ही बदल जाएगा, नहीं बदल रहा है कॉलेज का सिस्टम, बल्कि अच्छा हो गया है। किसी वजह से अगर मैं 2nd ईयर में कॉलेज छोड़ चुकी हूँ तो कोई भी वजह है तो मैं 2 साल बाद या 3 साल बाद आकर के फिर मैं 3rd ईयर में आकर के मैं ज्वाइन कर सकती हूँ और 3rd ईयर में मैं दे दूँगी डिग्री का। फिर मुझे लगता है कि डिग्री करने के बाद मुझे रिसर्च करना है तो मैं 1-2 साल बाद फिर आकर के जॉब करने के बाद आकर के मैं रिसर्च का कर सकती हूँ, यानी कि री एंट्री हो जाएगी। कोई भी कभी भी री एंट्री कर सकता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से लास्ट ईयर छूट जाता है और उनका जो पहला 2 साल था वो भी खराब हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये वंडरफुल चीज़ है। दूसरी, इस पॉलिसी में एक बहुत अच्छी बात की गई है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में लाने के लिए।
इट्स अ वंडरफुल आइडिया। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में, ये बात बहुत पहले से चल रही है, लेकिन जो उनकी एंट्री थी कि अगर इंडिया में आएगा तो इतना 500 करोड़ भरो, इस तरह की जो बातें चल रही थी, इस वजह से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में नहीं आना चाह रहे थे। अब वो जो कहीं ना कहीं एक 500 करोड़ भर के आओगे तभी परमिशन देगा, ये उनके ऊपर से एक जो लिमिटेशन है वो हटा ली गई। सिक्योरिटी मनी नहीं होगी तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ इंडिया में आएंगी, जो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में आएगी, तो ये सबके लिए अच्छा होगा। और इसके साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ भी है, कॉलेजेस आएंगे आगे, ये मैं बता चुकी हूँ। जो स्कूल की मनमानी जो फीस थी, कई स्कूल हैं जो साल का 4-4, 5-5 लाख रुपया भी फीस वसूल रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट एक फिक्स क्राइटेरिया रखेगी और उस क्राइटेरिया से ऊपर कोई भी जो है अपना फीस स्ट्रक्चर नहीं लेके जा पाएगा, और स्कूल को एक कैटेगरीज में बांट दी जाएगी और उस कैटेगरीज को फॉलो करना होगा। एक ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। एक अच्छी बात ये भी है कि अब जो एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन होगी सरकार की, वो 3% जीडीपी से बढ़कर के 6% बढ़ जाएगा, यानी कि इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा एजुकेशन में, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस बनाए जाएंगे। और जो अब बच्चे जो तकलीफ़ देख रहे हैं क्योंकि कॉलेजेस कम हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिशियल रहेगी उन बच्चों के लिए। अच्छा, इसके अलावा डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। एक 4 डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट ये है जो सिर्फ सिलेबस डिसाइड करेगा कि कैसे कैसे सिलेबस होगा, बच्चे कैसे पढ़ेगा, क्या है नहीं है, सिलेबस बनाएगा। दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो सैलरी और स्कॉलरशिप पे डील करेगा कि टीचर्स की कितनी सैलरी होनी चाहिए, किसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, बच्चों की स्कॉलरशिप कैसे प्रोवाइड करे ताकि बच्चा फ्री में पढ़ के आगे बढ़ पाए। तीसरा जो है रेगुलरिटी डिपार्टमेंट होगी, जो टीचर को एसेस करेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखभाल करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को एसेस करेगा। और जो चौथा है वो रिजल्ट अपग्रेडेशन है, एक बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट जिसका सिर्फ काम होगा रिजल्ट बनाना। ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया के कई स्टेट में ऐसा देखा जा रहा है कि पता चल जाता है कि फलाना स्कूल का पेपर फलाना जगह पे चेकिंग पे जाएगा, तो कई तरह की माल फंक्शनिंग होती है, वो बंद हो जाएगी क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग से डिपार्टमेंट होगा जिसका सिर्फ काम होगा रिजल्ट बनाना। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा चीज़ें निकल कर आएगा। उसके बाद टीचर्स के इन्हांसमेंट के लिए, टीचर्स को ओवरऑल डेवलपमेंट देने के लिए भी काम की जाएगी, उनको डिफरेंट वर्कशॉप कराए जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि किस बच्चे को किस टेक्निक में पढ़ाना है और कैसे डील करना है। तो ओवरऑल मतलब एक अच्छी है एनएपी। मैं यही कहूँगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं है। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इस पॉलिसी में ध्यान रहे MHRD हट जाएगी और इसकी जगह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आएगा। थैंक यू। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और कुछ भी प्रॉब्लम्स है आपके जीवन में एजुकेशन से संबंधित तो आप मुझसे प्लीज़ बता सकते हो, बिकॉज आई एम योर प्रिंसिपल मॉम।